दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सरल अंग्रेजी में लिखी गई है, जो बहुत ही आसानी से आपके समझ में आता चला जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आज हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग्स और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना तो सीखेंगे ही। इसके अलावा कहानी के दौरान हम ग्रामर और टेंस के पार्ट्स को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आज आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द ब्रोकन हॉर्न। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ब्रेक का ब्रोकन हुआ ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है ना, तीसरा रूप। तो टूटा हुआ सिंग, हॉर्न मतलब सिंग। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये फ्रेज देखेंगे ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ यंग गॉट, एक बकरी का बच्चा था। यंग गॉट बकरी का बच्चा या युवा बकरी थी, ठीक ना। ही वॉज वेरी नॉटी एंड क्यूरियस, वह बहुत ही शरारती और जिज्ञासु थी। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, जो जानने के लिए उत्सुक रहता है ना कोई चीज, उत्सुकतावश, तो उसे क्यूरियस बोला जाता है। और नॉटी, नॉटी मतलब होता है शरारती। यहाँ पे GH जो है ना, ये साइलेंस है। जब भी GH बीच में देखेंगे ना किसी भी वर्ड के, तो वहाँ पे वो साइलेंस हो जाता है। इसके बाद अगर कोई वॉल्स रहेगा तो वहाँ पे घ उच्चारित करेंगे, अन्यथा अगर कॉन्सोनेंट है GH के तुरंत बाद तो वो साइलेंस हो जाता है। या लास्ट में भी लगा रहता है तो अधिकतर साइलेंस हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। He used to run here and there out of curiosity, वह इधर उधर, here and there, इधर उधर रन भागा करता था। यूज टू लगा है ना, यूज टू जो है ना यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में लगा गया है ना। जैसे वुड भी जो है ना हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में, मतलब अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी घटना को अगर जिक्र हम जब करते हैं बताने के समय कि ये चीज किया करता था, ऐसा हुआ करता था, मैं वहां जाया करता था, तो ये बार बार रिपीटेडली एक्शन हो रहा ना, बार बार हो रहा, तो वहां पे यूज टू लगता है। और वुड भी लगता है, तो यूज टू एक बार लगता है, वुड अगर जहां बार बार अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो वहां बार बार लगाते हैं तो वहां वुड लग जाता है। तो इधर उधर क्यूरियोसिटी में, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, तो उत्सुकता वश वह इधर उधर भागा करता था, दौड़ा करता था, वो एक जगह टिकता नहीं था। एंड द पुअर गॉथर्ड हैड टू सर्च फॉर हिम, और बेचारा, पुअर मतलब बेचारा, गरीब, लाचार, ये होता है ना अभागा, तो बेचारा गडरिया, गॉथर्ड मतलब होता है गडरिया, बकरी चराने वाला, बकर चरवा। हैड टू सर्च, ढूंढना पड़ता था, फॉर हिम, उसके लिए। अब ये जो हैड टू है ना, ये यहाँ पे कंपल्सन वर्ड कहलाता है, मतलब मजबूरी या बाध्यता वाले शब्द जो होते हैं ना, कि ये चीज करना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, मतलब मन नहीं है, मजबूरी वश, किसी कारणवश हमें वो चीज करना पड़ता है, तो वहां पे हैड टू लगता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। हैव टू ये जो है ना प्रेजेंट टेंस में, हैड टू पास्ट टेंस में, और विल हैव टू ये फ्यूचर टेंस में बात होती है। जैसे हैज टू, हैव टू लगा रहता है ना, तो ये इसका मतलब करना है, जाना है तुम्हें। और हैड टू करना पड़ा, जाना पड़ा, और विल हैव टू करना होगा, जाना होगा, करना पड़ेगा, ये सब होता है, ठीक ना। तो उसे ढूंढना पड़ता था उस बेचारे गडरिये को रोज दिन। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाना पड़ता था। बैक मतलब वापस, ब्रिंग लाना, उसे उसको ढूंढकर वापस लाना पड़ता था उस बकरी के बच्चे को। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल हमेशा की तरह, एज यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह, जैसे हमेशा होता है बहुधा, अक्सर, तो हमेशा की तरह। द गॉट वेंट एक्सप्लोरिंग, चला गया, बकरी जो है, गॉट मतलब बकरी, वह चली गई। वेंट, गो का सेकंड रूप लगा ना, वेंट, कहाँ, एक्सप्लोरिंग करने। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजबीन करना, पता लगाना, ढूंढना। तो उत्सुकता में रहती थी, इधर उधर वो ढूंढते, कुछ फिरते रहती थी, खोजबीन करते रहती थी, तो फिर वो खोजबीन में निकल गई, चली गई वो।
ओ नो, अरे नहीं, दैट नॉटी गॉड इज मिसिंग अगेन, वह शरारती बकरी इज मिसिंग अगेन, फिर से खो गई, गुम हो गई है। अगेन मतलब पुनः, फिर से, मिसिंग मतलब खोना, मिस मतलब गुम, लापता, गायब, गैर हाजिर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो गैर हाजिर हो गई, फिर से लापता हो गई वो। वेयर हैज ही गॉन नाउ, अब वह कहाँ चली गई। हैज के बाद गॉन लगा है ना, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है ना, क्वेश्चन मार्क वाला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, एक वचन कर्ता के साथ। ही लगा है ना, तो एक वचन कर्ता और ही के साथ हैज लगता है, और आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है ना। तो वह बोल रहा है कि अब वो कहाँ चली गई। नाउ, नाउ मतलब अब, ही मतलब वह, वेयर मतलब कहाँ, गॉन चली गई। क्राइड द एंग्री गॉथर्ड, चिल्लाया क्रोधित गडरिया, क्रोधित गडरिया चिल्लाया। एंग्री मतलब क्रोध, गुस्सा, नाराज, नाराज गडरिया जो है ना। क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है ना। तो वहां पे चिल्लाया, रोएगा तो नहीं ना, तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ता है सेंटेंस को देखने के बाद कि यहाँ पे इसका क्या अनुवाद हो सकता है। अब क्रोधित गडरिया रोया ऐसा नहीं सेट होगा, तो चिल्लाया। ही फाउंड द गॉट, उसे बकरी मिल गई। फाउंड, फाइंड का फाउंड हुआ है ना, मिलना पाना ये कहलाता है। तो उसने बकरी को पा लिया, बकरी उसे मिल गई। एंड ब्ल्यू हिज विसल टू ब्रिंग हिम बैक, और ब्ल्यू बजाया, ब्लो, ब्लो का ब्ल्यू हुआ ना, ब्लो मतलब फूंक मारना होता है, बहना बहाना भी होता है, झोंकना, उड़ाना, बजाना, ये बहुत सारा होता है। तो बजाया द विसिल, सीटी, विसिल मतलब सीटी, सीटी बजाई बुलाने के लिए बकरी को। टू ब्रिंग हिम बैक, उसे बुलाने के लिए। ये जो है ना टू, इसका मतलब यहाँ पे के लिए हो जाएगा ना, क्योंकि जब भी टू के बाद कोई वर्ब देखेंगे ना तो इसका अनुवाद के लिए से करेंगे आप। और नहीं तो अगर उसके बाद कोई नाउन हो तो वहाँ पे को, से, तक, की ओर, ये सब होता है। ठीक, उसे बुलाने के लिए उसने सीटी बजाई। बट द गॉट डिड नॉट लिसन, लेकिन बकरी नहीं सुनी, उसकी सीटी को नहीं सुनी। ये जो डिड लगा है इससे पता हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है, पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है डिड की जगह पे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। तो बकरी उसकी आवाज को, उसकी सीटी को नहीं सुनी। लिसन मतलब सुनना, यहाँ पे टी जो है ना साइलेंस हो गया है, यहाँ पे भी टी साइलेंस हो गया है। ठीक, विसल, लिसन, कहीं भी टी हम वो नहीं किए हैं अनुवाद उच्चारित। एंग्री द गॉथर्ड थ्रीव अ स्टोन एट द गॉड, अब क्रोधित गुस्से में जो गडरिया था, थ्रीव फेंका, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रीव मतलब फेंका एक पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर, एट द गॉड बकरी के ऊपर, बकरी पर एक पत्थर खींच के मारा, फेंका। वो देख रहे हैं यहाँ पे स्टोन, ओ क्यों हम उच्चारित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ई है ना, एक नियम हमेशा के लिए आप याद रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ई से खत्म हो रहा है ना, तो उसके बाद जो एक कॉन्सोनेंट लगा है उसके पहले एक जो कोई वाउल्स लगा रहेगा, तो उसका उच्चारण वही करेंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट में किया करते हैं। वहां पे इसको ओ ही उच्चारित करते हैं ना, तो यहाँ पे भी ओ, स्टोन बोल रहे हैं ना। और भी कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसा ही ये रूल्स फॉलो करता है, मैं बताता चला जाऊंगा अगर आएगा ऐसा कुछ तो। ठीक, तो उसने पत्थर फेंका। द स्टोन हिट द गॉड्स हॉर्न, जो पत्थर था वो प्रहार किया, मारा, हिट मतलब लगना, मारना, और लगा जाके बकरी के सिंग में। अपस्टॉफी के बाद जो एस देख रहा है ना, उसका मतलब होता है काके की। वो पत्थर जाकर सीधा बकरी के सिंग में लगा, जो कि विच, विच मतलब तो कौन होता है, विच मतलब जो भी होता है, जो कि ब्रोक टूट गया, ब्रेक का ब्रोक हुआ, जो कि टूट गया, इनटू टू पीसेस, दो टुकड़ों में, दो टुकड़ों में टूट गया वो। पीसेस, पीस मतलब टुकड़ा होता है, भाग, अंश, खंड, तो दो टुकड़ों में टूट गया वो सिंग। द गॉथर्ड गॉट स्केयर्ड, अब जो गडरिया था वह भयभीत हो गया, डर गया। इसके मतलब डरना, भयभीत होना। गॉट, गेट का गॉट हुआ ना, गेट मतलब होना, पाना, जाना, कमाना, लेना, बहुत सारा चीज होता है इसका मतलब। तो वो डर गया, दैट क्योंकि हिज मास्टर वुड गेट एंग्री एट हिम फॉर ब्रेकिंग द हॉर्न्स, उसका मालिक वुड गेट एंग्री नाराज हो जाएगा, एट हिम उस पर, फॉर ब्रेकिंग द हॉर्न सिंग को तोड़ने के लिए।
सिंह को तोड़ने के लिए उस पर नाराज हो जाएगा। ये जो वुड जो है ना यहाँ पे विल के पास्ट टेंस के रूप में लगा है। जब भी किसी भी सेंटेंस का पहला भाग अगर पास्ट टेंस में लिखा गया है तो उसके बाद जो गा गे गी जैसे शब्द जो आते हैं उसके जगह पे विल नहीं लगता है, वुड लगता है। ठीक, तो यह सोचकर वो भयभीत हो गया कि उसका मालिक बकरी के सिंग को तोड़ने के लिए उस पर नाराज होगा। सो ही सैड टू द गॉड, इसलिए, सो मतलब इसलिए, सो मतलब बहुत भी होता है, इतना भी होता है, लेकिन सो मतलब इसलिए, ही सैड उसने कहा टू द गॉड बकरी को। अब यहाँ पे टू मतलब को पढ़ रहे हैं ना, वहां के लिए पढ़ रहे थे, वहां पे को पढ़ रहे हैं। बकरी को बोला, कहा, डू नॉट टेल द मास्टर दैट आई ब्रोक योर हॉर्न, मत बताना मालिक को कि मैंने तुम्हारे सिंग को तोड़ा। ये जो डू लगा है ना, इसका मतलब जो है ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू लगता है। तो उसने बकरी से कहा कि मालिक को मत बताना कि मैंने तुम्हारा सिंग तोड़ा है। द गॉड सैड, अब बकरी बोला, यू फूल, तुम बेवकूफ हो, आई विल नॉट हैव टू से अ थिंग, द ब्रोकन हॉर्न विल टेल ऑन इट्स ऑन। वह बोल रहा, तुम मूर्ख हो, मुझे कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। से मतलब कहना, अ थिंग एक भी चीज, थिंग मतलब चीज, एक भी चीज, कुछ भी चीज नहीं कहनी पड़ेगी। ये जो है ना विल नॉट हैव टू, तो मैंने बोला था ना कि हैड टू पास्ट टेंस के लिए लगता है कंपल्सन वर्ड के रूप में, और हैव टू हैज टू जो है ये प्रेजेंट टेंस के रूप में, और ये जो है ना विल हैव टू ये फ्यूचर, गा गेगी, पड़ेगी, जाएगी, कहना पड़ेगा, होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो ये बोला है कि मुझे एक भी चीज नहीं कहनी पड़ेगी। द ब्रोकन हॉर्न जो टूटा हुआ सिंग विल टेल ऑन इट्स ऑन, वह बता देगा, कह देगा, इट्स ऑन अपने खुद से, स्वयं से। इट्स ऑन मतलब होता है अपने आप। यह जो टूटा हुआ सिंग है यह अपने आप ही सब कुछ कह देगा कि क्या क्या हुआ है, किसने तोड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही आया हूं तो सभी कोई जान जाएंगे कि तुम ही ने तोड़ा है। तो इस कहानी की मोरल स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल, मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। डू नॉट हाइड थिंग्स विच कैन नॉट बी हिडन, उस चीज को मत छुपाओ। डू नॉट हाइड थिंग्स, चीजों को मत छिपाओ जो कि, विच मतलब होता है जो कि, कैन नॉट बी हिडन, जो कि छुपाया ना जा सके। मतलब इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि उन चीजों को कभी नहीं छुपाओ जो कि कभी छुप नहीं सकती है। वैसे भी सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। यदि हम कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि उसे छुपाने की कोशिश करें। एक झूठ को छिपाने के लिए बाद में 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। झूठ या छुपाव का प्रयास अंततः हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ठीक, तो ये तो किताबी और 90 के दशक के पहले की शिक्षा हो गई। लेकिन आजकल की झूठी और मक्कार दुनिया में, जहां अब तो एआई और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वहां पे सच्चाई कबूल करना अपने आप से बेमानी है। और वैसे भी आपकी सच्चाई तभी मानी जाती है जब वो सामने वाले के विचारों के मुताबिक हो। अगर आपका सच सामने वाले की मान्यता के अनुसार न हो तो वह झूठा ही माना जाता है। बाकी आप देख लो आपको कौन सी शिक्षा ज्यादा प्रभावित करती है। अदालतों में भी आपकी वही गवाही मानी जाती है, आपका वही कबूलनामा माना जाता है जो पुलिस या अदालत आपसे उम्मीद करती है कि ऐसा हुआ होगा। यदि आप किसी का मर्डर नहीं किए हो तो आप अगर लाख बोल दो कि मैं नहीं किया हूं, फिर भी आप पिटाई खाओगे और सजा होगी। और यदि बोल देते हो कि हाँ मैंने किया है तो तुरंत वो सच्चाई मान लिया जाता है। तो यही दुनिया है भाई। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।